गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 196 है। ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 196 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट वाला है, मतलब बड़े तो नहीं है लेकिन 5 स्टेटमेंट है कम से कम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन पारिस्थितिकीय विविधता को दर्शाते हैं? भारत में स्थित रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्ति, अल्पाइन वन। बताइए। वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या कह लो इनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो भारत में स्थित रेगिस्तान, कंटीले वन, झाड़ियाँ पाई जाएंगी। वर्षा वन में महोगनी, अबनूस, रोजवुड, मैंग्रोव फॉरेस्ट में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और प्रवाल भित्ति में कोरल, एल्पाइन वन में एल्पाइन। तो सभी जो है जैव विविधता को दर्शाते हैं, सारे के सारे। ये 1 2 3 4 5 डी है इसका आंसर। देखिए, आनुवांशिक विविधता हो गई, जातीय विविधता हो गई और पारिस्थितिकीय विविधता, ये सभी जैव विविधता के आधार हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी के। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया। और पारिस्थितिकीय विविधता की बात करें तो यह विविधता पारितंत्र स्तर पर होती है, जैसे भारत में स्थित रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियाँ और एल्पाइन वन आदि। तो सारे के सारे हैं, इसलिए डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पृथ्वी पर उपस्थित जातियों यानी स्पीसीज की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? IUCN के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, UNO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। इसका आंसर तो IUCN है, ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं RO की। तो IUCN के द्वारा जो है पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना की जाती है, जीव और पौधे दोनों। और कोई स्टेटमेंट कह रहा केवल जंतु, तो गलत है वो, क्योंकि जीव और पौधे दोनों आते हैं इसमें। फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 3 पर आ जाइए। IUCN द्वारा जो लुप्त जातियां हैं यानी स्पीसीज को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? ये रेड लिस्ट में रखे जाते हैं, लाल सूची। तो IUCN द्वारा जातियों को यानी स्पीसीज को रेड लिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है, लाल सूची के अंतर्गत। नंबर 3 पर आ जाइए। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या किसकी है? सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, कीट है। तो पृथ्वी पर आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, और जबकि शैवाल हो गए, कवक, ब्रायोफाइट, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी जैसे पादप 22% से अधिक नहीं है। ठीक है, तो 70% से अधिक जंतु हैं और पौधे 22% से अधिक नहीं है, और इनमें भी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं। और जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। इसका अर्थ है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पादप जगत के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्या? अंडर द प्लांट किंगडम द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज फाउंड इन शैवाल की, फर्न की, मांस की या कवक की? ठीक है, प्लांट किंगडम में पादप जगत के अंतर्गत सर्वाधिक क्या पाया जाएगा इनमें? कवक, शैवाल, फंगस, कवक। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो कवक जो है वो पादप जगत के अंतर्गत पाए जाने वाली सभी जातियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और साथ ही संसार में जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर यानी एम्फीबियन, सरीसृप यानी रेप्टाइल तथा स्तनधारियों यानी मैमल से अधिक है। किनकी? कवक की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पादपों एवं प्राणियों की सबसे अधिकतम विविधता पाई जाती है कहाँ पर? ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाएगी, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, बी है इसका आंसर। देखिए, सामान्यतः पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पादपों और जंतुओं की विविधता घटती जाती है। यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी। वी से एक रेखा खींचो तो 0 डिग्री है, इक्वेटर लाइन इसको बोलेंगे, भूमध्य रेखा। यहाँ पर ही सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया,
ऐसे ऐसे ऊपर चले जाओगे पोल्स की तरफ तो जैव विविधता घटती जाएगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट यहाँ पर है, रेनफॉल यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाएगी। ठीक है, और जो अमेजन वर्षा वन है वो भी यहीं पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक है, इसलिए भी सही है। नंबर 6 पर आ जाइए। पृथ्वी पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाए जाने का जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से हैं इनमें? देखिए, इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का अपेक्षाकृत अबाधित रहना, निम्न मौसमी परिवर्तन यहाँ होता है और इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल है, सनलाइट है, निम्न मौसमी परिवर्तन यहाँ पर होते हैं और इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का अपेक्षाकृत अबाधित रहना। ठीक है, सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात करें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के लगभग 28 डिग्री उत्तर या दक्षिण में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि वे कम मौसमी होते हैं, अर्थात वे ना तो गर्म होते हैं और ना ही बहुत ठंडे होते हैं और अधिक अनुमानित होते हैं। वे चौड़े पत्तों वाले पेड़ों पर हावी हैं और जो एक घने पर्ण की परत बनाते हैं, मतलब एक तरह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, घनापन, और इनमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जो वहाँ पर जीव जंतु हैं वो निवास करते हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा है अमेजन वर्षा वन, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और इस विशाल वन में पौधों एवं जंतुओं की करोड़ों जाति यानी स्पीसीज निवास करती हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? ज्वालामुखी क्रियाएं, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, आवासीय क्षति तथा विखंडन। देखिए, सबसे जो बड़ा कारण होगा वो होगा हैबिटाट लॉस। ठीक है, और प्रमुख कारण पूछ रहा है सबसे प्रमुख, तो आवासीय क्षति तथा विखंडन, डी है इसका आंसर। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, प्राकृतिक क्रियाएं हैं, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण से भी होता है, सह विलुप्तता भी है। लेकिन किसी का घर ही नष्ट कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए जंगल ही काट दिया तो क्या बचेगा? तो जंतुओं और पौधों के विलुप्तीकरण का सबसे जो प्रमुख कारण है, जो मेन कॉज है, वो है आवासीय क्षति या आवासीय विखंडन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाले आवासीय क्षति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब वे केवल 7% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन सा जिम्मेदार नहीं है जैव विविधता की क्षति के लिए, यानी बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के लिए? आवासीय क्षति और विखंडन ये तो सबसे ज़्यादा है, अतिदोहन ये भी है, सह विलुप्तता ये भी है, शाकाहार को प्रोत्साहन देने से, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का ह्रास नहीं होगा, तो यही है आंसर। ठीक है, जानवर मारे नहीं जाएंगे शाकाहार को प्रोत्साहन देने से। तो जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जो है, जिसका विश्व जो है सामना कर रहा है, वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के उदाहरण हैं और इसके 4 मुख्य कारण हैं: आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता। शाकाहार को प्रोत्साहन देना इसमें शामिल नहीं है। 10वां प्रश्न है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। ये क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों को जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनमें से कौन सा जो है सत्य है? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात हो रही है, यहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसा नहीं है क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, हिमालय में भी तो पाए जाते हैं। तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण के
इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये एक्स सीटू इन सीटू बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या इनके अंतर्गत आता है वो भी पूछता है एग्जाम में। देखिए, जैव विविधता के हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिक जातियाँ होती हैं, जो अन्य स्थानों पर नहीं होती। संसार के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर पृथ्वी के 2% से भी कम है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों का संरक्षण जो है वो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा, यही चीज़ एक्स सीटू लिखा होता तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट ये। देखिए, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो इस एक्सप्लेनेशन से। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट: पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। देखिए, पश्चिमी घाट तो है, पूर्वी हिमालय है, लेकिन पूर्वी घाट नहीं है। पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है, तो जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट करके आंसर इसका मिल सकता है। पश्चिमी हिमालय भी नहीं है, 1 और 3 इसका आंसर हो गया। फिर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ए है इसका आंसर। तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से? पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। ठीक है, हिमालय, पूर्वी हिमालय। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जैव विविधता में पादपों की जातीय विविधता कुल कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है पृथ्वी पर कुल जैव विविधता में पादपों की जातीय विविधता? यह है 22%। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पृथ्वी पर कुल जैव विविधता में जंतुओं का प्रतिशत है 70% से अधिक, जबकि शैवाल, कवक, बायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है, तो बी है इसका आंसर। नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण के इन सीटू कंजर्वेशन पद्धति के अंतर्गत शामिल नहीं है? यानी स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, दो होते हैं ये, स्वस्थानीय हिंदी में बोलते हैं इसको संरक्षण, और वायस्थानीय संरक्षण पद्धति, यानी इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में आता है नेशनल पार्क, इन सीटू में आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, इन सीटू में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन बॉटनिकल गार्डन ये आते हैं एक्स सीटू में, तो ये इन सीटू में नहीं हुआ, तो बी है इसका आंसर। देखिए, जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति यानी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, सीड बैंक यानी बीज बैंक, बॉटनिकल गार्डन, ये सारे के सारे आते हैं एक्स सीटू में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, जैव विविधता संरक्षण के बाह्य स्थान है यानी एक्स सीटू संरक्षण पद्धति के संबंध में 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सत्य होगा? देखिए, इस संरक्षण पद्धति के अंतर्गत संकट संपन्न जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है एक्स सीटू में। जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान, जीव सफारी का निर्माण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, जीव सफारी, जंतु उद्यान ये तो हैं एक्स सीटू में, लेकिन ये जो लाइन लिखी है ये वाली, ये इन सीटू के लिए लिखी है। इन सीटू में जो है उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, और एक्स सीटू में जो है प्राकृतिक आवास के बाहर किया जाता है संरक्षण किसका? पौधा और जंतुओं का। तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। सही पूछा है तो बी है इसका आंसर, यानी केवल 2। देखिए, संकट संपन्न पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, यानी स्वस्थानीय के अंतर्गत। एक्स सीटू के अंतर्गत क्या आता है? ये है बाह्य स्थानीय यानी एक्स सीटू संरक्षण पद्धति में संकट संपन्न यानी इंडेंजर्ड पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक आवास से अलग एक्स सीटू में, और इन सीटू में प्राकृतिक आवास में ही। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान और जीव सफारी का निर्माण
XC2 कंजर्वेशन यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। और ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों से लुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में जो है वो सुरक्षित है। नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ 1992, 1962, 72, 82। 1972 का है ये। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने, अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जनवरी 2003 में क्या हुआ, इस अधिनियम में संशोधन किया गया, इसे संशोधन करके और कठोर बना दिया गया। ठीक है, जिसके बाद से इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया, सजा का प्रावधान किया गया, और इस तरह से इस अधिनियम को जो है और कठोर बना दिया गया। तो 15 प्रश्न थे ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।